बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today's lecture is about the discussion of solution. जो हमारा क्विज नंबर 3 के क्वेश्चन थे उसमें कुछ बच्चों को थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स थे, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम अगले टॉपिक में हमें इन चीज़ों की फ़िक्र ना हो अगले लेक्चर के अंदर, और हम जो है अपने टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ा सकें। हम बहुत स्लो चल रहे हैं। उसकी वजह यही है कि सारी बात अंडरस्टैंडिंग का वो लेवल जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर होता है इंटरेक्शन का, तो इंटरेक्शन तो खैर बिल्कुल ही नहीं होती। तो बच्चे भी अपनी मर्ज़ी से लेक्चर्स देखते हैं, कोई पिछला लेक्चर्स छोड़ रहा है कि बाद में देखी जाएगी, और मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चे। प्रॉब्लम्स होते हैं, बिल्कुल हर जगह होते हैं, लेकिन अगर आप अपने वक़्त पे लेक्चर, आप अपना वक़्त फ़िक्स कर लें कि जी हमने सुबह 8 से 4 बजे तक अपनी पढ़ाई को ही वक़्त देना है और किसी चीज़ को वक़्त नहीं देना है 8:30 से 4:30 तक, और जो जिस टाइम स्लॉट के अंदर जो टीचर है उसकी क्लास उसी वक़्त हो रही है, और मेरे लेक्चर्स हैं मिसाल के तौर पे, तो अमूमन ऐसा ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने टाइम स्लॉट के बाद हो जाए, अमूमन अपने टाइम स्लॉट से पहले ही मैं अपलोड करता हूँ, तो उसी टाइम स्लॉट में अगर देख लिए जाए तो प्रॉब्लम होती नहीं है। अगर कोई चीज़ें इक्का दुक्का ऊपर नीचे हो भी जाएँ तो हफ्ता इतवार का दिन होता है हमारे पास, तो आप उसके अंदर भी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो बच्चों अपना फ़ायदा पहचानो, ठीक है ना। टाइम थोड़ा रह गया, आई थिंक इट्स जस्ट अ मंथ कि एग्ज़ाम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप लोगों का एग्ज़ाम कैसे होगा उसके लिए जो है ना मशवरे चल रहे हैं, और जैसे ही कोई तरतीब बनेगी आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने किसी एक बच्चे का सोल्यूशन जो है उसका रिव्यू ऑन किया मैंने, ताकि होप आशीष कुमार माइंड नहीं करेंगे। मकसद सिर्फ यही है कि क्वेश्चन से हम गो थ्रू हो जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि इफ़ m इज़ इक्वल टू 1 to 999, तो इट्स अ फाइनाइट वैल्यू। तो पंपिंग लीमा को इस्तेमाल करके प्रूव करें कि L जो लैंग्वेज है, ये जो नीचे दी हुई है a पावर n b पावर n, इट इज़ नॉन रेगुलर। लेकिन ये बताया है कि n की वैल्यू जो है दैट बिलोंग्स टू m, मीन्स n की वैल्यू 1 से 999 के दरमियान होगी। तो सबसे मिनिमम जो स्ट्रिंग होगा वो इसका a पावर 1 b पावर 1 होगा, और जो सबसे मैक्सिमम जो स्ट्रिंग होगा, जो लास्ट स्ट्रिंग होगा इस लैंग्वेज का मैक्सिमम लेंथ का, वो होगा a पावर 999 और b पावर 999। तो उसके बाद ये स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएंगे। तो ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी एन इन्फिनिट लैंग्वेज, और हमें पता है कि ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर, ठीक है ना। सारी फाइनाइट लैंग्वेजेस रेगुलर होती हैं। जब सारी फाइनाइट लैंग्वेजेस रेगुलर हैं तो हमें इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है कि नहीं। हम इतना ही काफ़ी था कि हम ये कह देते कि ये चूँकि लैंग्वेज फाइनाइट है तो ये रेगुलर है। दूसरी बात ये कि पंपिंग लीमा के अंदर देखिए कंडीशन है लेट L बी एन इन्फिनिट लैंग्वेज, और यहाँ पे भी हमने आपको जो स्टेप्स बना के मैंने दिया तो उसमें भी लिखा था कि इन्फिनिटी टेस्ट करना ज़रूरी है, और यही वो टॉपिक था जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वक्त लगाया मैंने पूरे सेमेस्टर के अंदर। पंपिंग लेमा के अंदर कम से कम 5 लेक्चर्स, 4 या 5 लेक्चर्स जो हैं ये इसके ऊपर हुए हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि पूरी क्लास में से कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जो इसको सॉल्व ना कर पाए, और मेरा तो ख्याल था कि इस क्वेश्चन को सब अटेम्प्ट करेंगे सिवाय इक्का दुक्का बच्चों के, और उन बच्चों पे मैं ज़्यादा फिर फोकस करूँगा ताकि उनको चीज़ें जो अंडरस्टैंड नहीं हो रही वो सही हो जाए। बस वही बात है, अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत आसान करने से भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। होप आइंदा इंशाल्लाह ये मसला नहीं होगा, ठीक है। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, तो ये तो मैंने आपको वैसे भी बता दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, मूर मशीन इज़ एन एग्जांपल ऑफ PDA, ट्रांजिशन ग्राफ, NFA और DFA। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर किसी ने बुक देखी थी, मैं साथ साथ कहता हूँ हर लेक्चर के एंड में मैं लिखता हूँ कि रेफरेंस के लिए ये बुक है, बुक का ये चैप्टर है, ये टॉपिक है। तो चैप्टर का नाम ही यही था, फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, FA। और जब भी हम सिंपल FA बोलते हैं तो उससे DFA ही मुराद होता है। तो इट मीन्स इट इज़ अ DFA विद आउटपुट, ठीक है। तो आंसर इसका DFA होना चाहिए था। द करेक्ट आंसर इज DFA। PDA तो हमने पढ़ा ही नहीं है, PDA तो हमने चूँकि पढ़ा ही नहीं है, यानी पुश डाउन ऑटोमेटा। ये भी CFG जो हम पढ़ रहे हैं, तो CFG के लिए हम पुश डाउन ऑटोमेटा बनाएंगे आइंदा के लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला। और ट्रांजिशन ग्राफ और NFA क्यों नहीं हो सकते, तो इसके लिए आप ये देखें कि इतना तो मैं बता दिया कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा है, ठीक है।
ट्रांजिशन ग्राफ या एनएफए के अंदर देखें वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, जबकि मूरे मशीन और मीले मशीन जो होती हैं दोनों ये एफए की तरह डिटर्मिनिस्टिक होते हैं। और टॉपिक भी यही था, बुक का चैप्टर का नाम ही इधर शुरू हो रहा है, ठीक है, कि फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, ठीक है। तो आंसर इसका करेक्ट है डीएफए, ठीक है। थर्ड आंसर हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज द गिवन मेले मशीन रिप्रेजेंट। तो देखें इस मेले मशीन के अंदर क्या है, जब भी ज़ीरो रीड होता है उसको वन प्रिंट करता है, और जब वन रीड करता है तो ज़ीरो प्रिंट करता है। मींस हर वन के लिए ज़ीरो, हर ज़ीरो के लिए वन प्रिंट करेगा, एंड दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वंस कम्प्लीमेंट। तो बहुत इजी थी है, इसमें तो कोई इससे बड़ा मसला नहीं था हमारे पास, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, सेलेक्ट वन, ठीक है। पहला ऑप्शन है इसमें बोथ ऑफ दिस, तो बोथ ऑफ दिस को तो बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है। मीले मशीन प्रोड्यूसेस अ लैंग्वेज और मीले मशीन प्रोड्यूसेस अ ग्रामर। तो अगर आपको स्लाइड्स याद हों तो ये स्लाइड थी जिसके अंदर ये बात थी, और देखिए यहाँ भी यही टॉपिक एफ ए विद आउटपुट लिखा हुआ है, एंड एफ ए मीन्स अ डी एफ ए, ठीक है। तो डी एफ ए विद आउटपुट इट वाज अ डी एफ ए। कि देखें इससे पहले जितनी मशीन हमने पढ़ी हैं वो लैंग्वेज एक्सेप्टर्स रिकग्नाइज़र थे, वो लैंग्वेज का कोई वर्ड जनरेट नहीं करते थे। अब ये एफ एज हैं जो रीड तो करते हैं, साथ में कोई स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो देखें मीले मशीन या मूरे मशीन, यहाँ बात हो रही मीले मशीन की बात, दोनों का फंक्शन तो एक ही है कि ये कोई ग्रामर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लैंग्वेज प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज का मतलब होता है कि कोई स्ट्रिंग उस लैंग्वेज का हिस्सा है, एक्सेप्ट हो गया। इसमें तो एक्सेप्ट स्टेट ही नहीं है ना, जब एक्सेप्ट स्टेट ही नहीं है तो कोई एक वर्ड भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ ये है कि कोई एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, वर्ड नहीं, जो ज़रूरी नहीं किसी लैंग्वेज का पार्ट हो या ना हो, लेकिन यह है कि उसके बदले ये एक नया स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है, और जब तक स्ट्रिंग एक्सेप्ट ना हो जाए उसको हम वर्ड नहीं कह सकते, और वर्ड ही लैंग्वेज के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से लैंग्वेज जनरेट नहीं हो रही है, कोई स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है जो किसी लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता, ठीक है, ये बात थी। अच्छा, तो ऑफ कोर्स इसका ऑप्शन यही था, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यह था कि इफ़ L and M are two regular languages then which of the following is also regular। अगर दो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं तो उनका यूनियन, इंटरसेक्शन, स्टार ऑपरेशन, कम्प्लीमेंट और उनका कॉन्कैटिनेशन, इन पांचों में कौन सी रेगुलर होगा और कौन सा नॉन रेगुलर होगा। तो ये देखें आपके पास 3 थ्योरम्स थे, थ्योरम नंबर 10, 11 और 12। Theorem number 10 states that if there are two languages, call them L1 and L2, then their union, concatenation and star operation, they are also regular languages। तो ये 3 तो इसी के अंदर हो गए थे, यूनियन, स्टार ऑपरेशन और कॉन्कैटिनेशन। रह गया इंटरसेक्शन और कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास थ्योरम नंबर 11 था, जो ये मैंने आपकी जो स्लाइड्स है पिछले लेक्चर है उन्हीं में से उठाई हैं। Theorem number 11 states that if L is a regular language, then its complement is also a regular language. And theorem number 12 states that the intersection of two regular languages is also a regular language. It means all of these are regular languages in fact. तो आंसर इसका था all of these। और इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 6 में दूसरे अंदाज से पूछा था, ठीक है, कि अगर ये 5 लैंग्वेजेस हैं तो आप ये बताओ कि इन 5 में से जोन सी भी रेगुलर लैंग्वेज है उसको टिक कर दो। तो आपको सबको टिक करना था, ठीक है ना। तो ये उसी क्वेश्चन को दूसरे अंदाज में पूछा गया था। तो बोथ दिस क्वेश्चन वर द सेम इन फैक्ट। अच्छा, अब आ जाती है अगले क्वेश्चन की कि M स्टैंड्स फॉर, यानी M एक लैंग्वेज है, A पावर N B पावर N, और हमें पता है कि ये लैंग्वेज नॉन रेगुलर है। और एक दूसरी लैंग्वेज है L जो कि फाइनाइट लैंग्वेजेस है। तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो रेगुलर होगा कि नहीं होगा। करेक्ट आंसर है ट्रू, लेकिन आंसर कैसे ट्रू है ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए M तो आपके पास इन्फिनिट लैंग्वेज है, ठीक है, और L हमारे पास कोई भी फाइनाइट लैंग्वेज है। अब जब किसी भी इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट का इंटरसेक्शन लिया जाता है तो उसमें कई पॉसिबिलिटीज़ होती हैं।
एक एक्सट्रीम पे ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों सेट्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट्स इज एम्प्टी सेट। और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैक्सिमम कितने एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा गिने भी जाएं तो एलिमेंट्स जो कॉमन हो सकते हैं वो जितने भी फाइनाइट सेट के एलिमेंट्स हैं वो सब के सब अगर इन्फिनिट सेट के अंदर भी हैं, इट मीन्स फिनिट सेट, ये सबसेट है इन्फिनाइट सेट का। तो एट मोस्ट जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हो सकते हैं वो हैं ऑल द एलिमेंट्स दैट आर इन एल। उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते, ज़ाहिर बात है, कॉमन में तो उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इधर एम्प्टी या एक या दो और एट मोस्ट सारे का सारा एल कॉमन हो सकता है, ठीक है। लेकिन एल तो क्या है, फाइनाइट है। इसका मतलब इंटरसेक्शन में फाइनाइट एलिमेंट होंगे, या एम्प्टी या कोई भी नहीं होगा, या एक होगा या दो होंगे, या एट मोस्ट हुए भी तो उतने होंगे जितने एल के अंदर हैं, वो सारे के सारे फाइनाइट ही हैं। तो इंटरसेक्शन फाइनाइट है, ठीक है। और हमें पता है कि कोई भी फाइनाइट लैंग्वेज रेगुलर होती है, स्लाइड के अंदर मौजूद था। इनफिनिट के अंदर होता है कुछ रेगुलर और नॉन रेगुलर, फाइनाइट लैंग्वेजेस सारी की सारी रेगुलर होती हैं, ठीक है। तो ये वो प्रूफ है कि M is an infinite set while L is a finite set. The intersection of both sets is either empty at one extreme और दूसरे extreme पे at most L, ठीक है। In both the cases the intersection is finite and whenever we have a finite set, ठीक है ना, तो it is a regular language, ठीक है। finite language हमेशा regular ही होती है, तो इसलिए इसका आंसर 2 इसलिए बनता था, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन मूरे मशीन आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड ओवर द चेंज ऑफ वट। देखें मूरे मशीन के अंदर आउटपुट कहाँ लिखा जाता है, स्टेट के अंदर लिखा जाता है। तो जैसे ही हम ए रीड करके अगली स्टेट पे गए तो स्टेट चेंज होती है, तो तब कहीं हम आउटपुट प्रिंट करते हैं। सिर्फ इनपुट रीड करने से हम कोई चीज़ प्रिंट नहीं करते, क्योंकि एजिस पे लेबल नहीं है आउटपुट का लेबल तो स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इट इज़ प्रोड्यूस ओवर द चेंज ऑफ स्टेट, नॉट द ट्रांजिशन। इन फैक्ट ट्रांजिशन से मुराद ये एजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कि फॉर अ गिवन मूरे मशीन गिवन इनपुट 10 10 10, तो आउटपुट की लेंथ क्या होगी। हमें पता है कि मूरे मशीन के अंदर ये देखें, ये लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज ऑलवेज 1 मोर देन द लेंथ ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग। तो अगर इनपुट 4 था तो आउटपुट की लेंथ क्या होती है 5, क्योंकि एक्स्ट्रा करैक्टर एक प्रिंट हो जाता है, क्योंकि ये स्टेट तो हमें हर हालत में एक्स्ट्रा रीड करनी ही करनी होती है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप पहली स्टेट पे जाते हैं, कोई स्ट्रिंग रीड नहीं किया, लेकिन आपको 1 या 0 जो भी इधर लेबल है उसको प्रिंट करना ही करना होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से एक ज़्यादा, तो यहाँ पे टोटल 6 हैं, तो आंसर इसका करेक्ट था 7, ठीक है। तो ये भी मेरे ख्याल में अब कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं, क्योंकि साथ साथ मैं उन स्लाइड्स का हवाला दे रहा हूँ जहाँ से ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द गिवन लैंग्वेज। कहते हैं कोई भी एक लैंग्वेज है, ठीक है, और ये क्या है जी, अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर अल्फ़ाबेट AB, ठीक है, प्रिंट्स बस 1 एज एन आउटपुट फॉर एवरी अकरेंस ऑफ AB एंड इट्स एज इट्स सबस्ट्रिंग, अदरवाइज प्रिंट्स 0, और इनपुट है AB AAAB। अच्छा, अब यहाँ आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये मूरे मशीन की बात कर रहे हैं कि मीले मशीन की बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखें इनपुट की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, और आउटपुट इनमें कोई भी 6 वाला नहीं, आउटपुट सारा इनके अंदर क्या है 7 वाले हैं। तो इसका मतलब ये मूरे मशीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें जब इतना पता चल गया कि मूरे मशीन की बात कर रहे हैं, तो पहले वाला स्ट्रिंग इजाफी होगा और बाकी के अंदर हमने देखना है। अब देखना क्या है कि जब भी A और B, यानी जब भी ऐसा B आएगा जिससे पहले A होगा, यानी AB इज अ सब स्ट्रिंग, वहाँ आपने एक 1 प्रिंट कर देना है, ठीक है। दिस इज़ द आंसर, AB AAAB। देखें शुरू में तो कुछ एक्स्ट्रा प्रिंट होगा, वो क्या प्रिंट होगा, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी है कि जब भी ऐसा B आएगा जिससे पहले A होगा, यानी AB सब स्ट्रिंग पूरा रीड हो जाएगा, तब आपने 1 प्रिंट करना, नहीं तो 0 प्रिंट करना है। तो इसका मतलब शुरू में भी आप 0 ही प्रिंट कर दें। यहाँ A पे आए तो 0 प्रिंट किया, A के बाद B, यानी ऐसा B जिससे पहले A हो, AB सब स्ट्रिंग यहाँ पे पूरा हो रहा, तो यहाँ पे आपने 1 प्रिंट किया, ठीक है। अब दोबारा आए तो A,
फिर यहाँ जब बी रीड किया तो ए भी सब स्ट्रिंग एक और पूरा हो गया तो 1। तो इसका आंसर होगा 0010001। तो 0010001 ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, और यहाँ भी करेक्ट ही है। ठीक है, 11 नंबर को देख लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, इनको देखते हैं। सबसे पहले तो अभी देखें कि लिखा हुआ है मूरे मशीन हैज़ नो एक्सेप्टिंग स्टेट्स। तो आपको पता है मूरे मशीन के अंदर फाइनल स्टेट नहीं होती, मिले के अंदर भी नहीं होती, तो दोनों के अंदर नहीं होती। तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ये स्टेटमेंट तो ठीक है, ए तो बिल्कुल सही है। तो इन चारों ऑप्शंस में या ऑप्शन बी सही हो सकता है या सी सही हो सकता है। अब हमें ये देखना है ऑप्शन नंबर बी सही है कि नहीं। मीले मशीन हैज़ एक्सेप्टिंग स्टेट्स, जबकि हमें पता है कि मीले मशीन के अंदर एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं होती, इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन ए ही ठीक है, क्योंकि और तो नीचे ऑप्शन ही नहीं है। फिर भी अगर आप मज़ीद देखना चाहें कि ऑप्शन नंबर सी में था क्या, हो सकता है ये वाला हो दुरुस्त हो, लेकिन उस सूरत में कोई और ऑप्शन नहीं बनता। तो बहरहाल वो क्या है, वी कैन कन्वर्ट मीले टू मोर मशीन बट नॉट वाइस वर्सा। हालांकि हमें पता है कि फॉर ईच मोर मशीन देयर इज़ एन इक्विवेलेंट मीले मशीन एंड फॉर ईच मीले मशीन देयर इज़ एन इक्विवेलेंट मोरे मशीन इफ़ वी इग्नोर द एक्स्ट्रा करैक्टर प्रिंटेड बाय द मोरे मशीन। तो दोनों इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के, मूर और मीले दोनों की इक्विवेलेंट मशीन बन सकती हैं एक दूसरे के साथ। तो वी कैन कन्वर्ट मीले टू मोर एंड वाइस वर्सा। इसने कहा ट्रू नहीं है, इट इज़ ऑल्सो ट्रू, वी कैन कन्वर्ट मोरे मशीन टू मीले मशीन। तो वैसे आंसर नंबर सी भी करेक्ट नहीं है, करेक्ट आंसर सिर्फ ए ही है, और यहाँ पे वो ऑप्शन सी है यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इन मीले मशीन द आउटपुट डिपेंड्स ऑन। मीले मशीन के अंदर देखें आउटपुट किस पे कर रहा है, डिपेंड इनपुट पे, स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रहा। स्टेट पे आप आ गए बगैर कुछ इनपुट रीड किए, मोरे मशीन के अंदर क्या था, इनपुट नहीं भी रीड किया, स्टेट पे आ गए तो प्रिंट करना है। तो आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा था, स्टेट पे आने पे, स्टेट चेंज होने पे। यहाँ पे क्या है, वो ट्रांजिशन होने पे। ठीक है, यानी इनपुट होने पे, जब इनपुट रीड करते हैं उस वक्त में ये हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है प्रिंट। ठीक है, तो ये फाइनल स्टेट या स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, ये इनपुट के ऊपर कर रहा है डिपेंड यहाँ पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखें स्टेट है या आउटपुट नहीं है, इनपुट है तो आउटपुट है। ठीक है, तो इसका आंसर भी बड़ा ऑब्वियस है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए कि द फॉलोइंग मीले मशीन आउटपुट स्विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब ये है कि आपको पिछले सेमेस्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा डिस्क्रीट मैथ्स, तो आपको पता होगा कि 1's कम्प्लीमेंट, 2's कम्प्लीमेंट, 3's कम्प्लीमेंट ये क्या होते हैं। ठीक है, तो 1's कम्प्लीमेंट तो आपको पता है, आंसर इसका 2's कम्प्लीमेंट। तो 2's कम्प्लीमेंट होता क्या, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि ओरिजिनल बाइनरी वैल्यू जो भी आपकी होती है उसका 1's कम्प्लीमेंट ले लें और उसके बाद उसमें 1 ऐड कर दे तो वो 2's कम्प्लीमेंट बन जाता है। बस इतनी सी बात है। अब आप इस इनपुट को चेक कर लीजिए इस मशीन के ऊपर, तो आपके पास आंसर यही 2's कम्प्लीमेंट आएगा एंड दैट्स इट। ठीक है ना, इसको आप खुद से पेज पे ड्रा करके देख लें, तो इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है ना, तो बाकी सिर्फ मैंने आपको यहाँ ये बताना था कि 2's कम्प्लीमेंट की डेफिनेशन आपको याद आ जाए जो आपने डिस्क्रीट मैथ्स में पढ़ी हुई है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, द रेशो ऑफ इनपुट टू द नंबर ऑफ आउटपुट इन मीले मशीन कैन बी गिवन एज। देखें जितने इनपुट होते हैं, 4 लेटर्स इनपुट हो रहे हैं तो 4 ही आउटपुट हो रहे हैं, तो 4:4 इज़ इनफैक्ट 1:1। तो मीन दोनों तरफ एक ही रेशो होती है। ठीक है, जितने इनपुट उतने आउटपुट होते हैं, तो इसका आंसर 1:1 है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ जाए। द मेजर डिफरेंस बिटवीन मीले एंड मूर मशीन इज़, हमें पता है कि सिर्फ एक्स्ट्रा करैक्टर का मसला है, बाकी वो दोनों उनका इक्विवेलेंट बन सकता है, और वो इक्विवेलेंट भी तब है जब हम एक्स्ट्रा करैक्टर को इग्नोर कर दें। उसका मतलब मेजर फ़र्क इनमें क्या है कि आउटपुट के अंदर एक एक्स्ट्रा करैक्टर आ रहा है। ठीक है, इनपुट तो अब दोनों को एक जैसा दे सकते हैं, आउटपुट के अंदर एक एक्स्ट्रा करैक्टर मूरे मशीन के अंदर प्रिंट होता है, जिसकी वजह से दोनों मशीन के आउटपुट में डिफरेंस आ जाता है। हम उनको इक्विवेलेंट करने के लिए पहली शर्त ये लगाते हैं कि इक्विवेलेंट उसी सूरत में मानेंगे जब हम ये इग्नोर कर दें कि मूरे मशीन एक्स्ट्रा करैक्टर प्रिंट कर रही है, उसके अलावा बाकी रिजल्ट को देखें, अगर वो सेम आ रहा है तो दोनों एक ही इनपुट के लिए तो दोनों मशीन्स इक्विवेलेंट बन सकती हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 16 इंटरनेट के साथ लगता है कुछ प्रॉब्लम है,
देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 था क्या? जी, कि इफ़ देर इज़ अ मूरे मशीन M1 एंड देर इज़ एन इक्विवेलेंट मीले मशीन M2, तो देन M2 विल प्रोड्यूस द आउटपुट फास्टर देन M1। अच्छा, इसके लिए हमें ये देखना होगा कि टोटल दोनों के अंदर स्टेप्स कितने हैं, मेजर स्टेप्स। एक ही इनपुट है, तो इनमें से आउटपुट कौन सा जल्दी करेगा प्रोड्यूस? तो यहाँ पे देखें एक ही इनपुट है, आउटपुट दोनों ने अलग अलग किया प्रोड्यूस। देखें इसको रीड करेगा, इसको रीड करेगा, इसको रीड, 4 रीड ऑपरेशन यहाँ पे हैं, 4 रीड ऑपरेशन यहाँ पे हैं। यहाँ पे कितने राइट ऑपरेशन हैं, प्रिंट ऑपरेशन 5 हैं और यहाँ पे 4 हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे टोटल हमें रिजल्ट मिलेगा 9 ऑपरेशंस के बाद और यहाँ पे मिलेगा 8 ऑपरेशंस के बाद। तो हमारे पास जो मीले मशीन होगी M2 दैट विल बी फास्टर, क्योंकि वो एक स्टेप पहले हमें रिजल्ट दे देगी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी मेरे ख्याल में कुछ के सारे क्वेश्चन ही बहुत सिंपल से थे। 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है जी। इफ़ L इज इक्वल टू A प्लस बी एंड M इज़ एनी फाइनाइट लैंग्वेज, ठीक है, तो A प्लस बी मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन बताई हुई है, तो इसका मतलब ये भी रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है। और M एक फाइनाइट लैंग्वेज है, तो हमें पता है कि फाइनाइट लैंग्वेजेस सारी रेगुलर होती हैं, तो इसका मतलब दोनों लैंग्वेजेस रेगुलर हैं। एक तो इसलिए रेगुलर है कि उसकी रेगुलर रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, दूसरी इसलिए कि उसकी बन सकती है, क्योंकि वो है ही फाइनाइट लैंग्वेजेस होती है रेगुलर। तो अब जब दो फाइनाइट लैंग्वेजेस हैं, तो सबसे पहले देखें उनका कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म किया गया है। तो ML जो लैंग्वेज बनेगी ये रेगुलर होगी, फिर उसका कम्प्लीमेंट लिया गया, तो उसका कम्प्लीमेंट भी एक ये सारी लैंग्वेज भी होगी रेगुलर। यहाँ पे M का कम्प्लीमेंट भी रेगुलर, उसका यूनियन किसी लैंग्वेज के साथ वो भी रेगुलर, फिर इस रेगुलर लैंग्वेज का इस रेगुलर लैंग्वेज के साथ इंटरसेक्शन ये भी रेगुलर, और फिर इस पूरी लैंग्वेज की जो रेगुलर लैंग्वेज है उसका स्टार ऑपरेशन ये भी रेगुलर। तो हमें पता है कि कोई भी लैंग्वेजेस हों अगर वो रेगुलर हैं तो उनका आपस में प्लस ऑपरेशन हो, यानी यूनियन हो, इंटरसेक्शन हो, कम्प्लीमेंट हो, स्टार ऑपरेशन हो या कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन हो, वो हमेशा इन 3 थ्योरम की रूह से रेगुलर ही रहता है। तो यहाँ वही ऑपरेशन है, उनके अलावा कोई और ऑपरेशन नहीं है जो हमने परफॉर्म किया। तो इन सारे ऑपरेशंस के बाद अगर L और M दोनों रेगुलर हो, हमने बता दिया कि क्यों रेगुलर है, तो आंसर रेगुलर ही होगा। सो दिस आंसर इज़ ट्रू। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इफ़ M इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है, एंड देर इज़ एन FA रिप्रेजेंटिंग M, ठीक है, एक M एक रेगुलर लैंग्वेज है, ज़ाहिर है उसका एक FA भी होगा जो उस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सच दैट इज कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेट्स, उसके 3 स्टेट्स हैं, ईच ऑफ विच बीइंग एन एक्सेप्टिंग स्टेट। तो हम ये हमारे पास ये स्टार्ट स्टेट है, टोटल 3 स्टेट्स हैं, उनमें कोई एक स्टार्ट स्टेट होगी और तीनों स्टेट्स फाइनल स्टेट्स भी हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बात हमें समझ में आ, और आपस में इनके जो ऑपरेशंस हैं वो हमें नहीं पता कौन कौन से हैं, कौन सा A रीड करके कहाँ जा रहा है, B रीड करके कहाँ आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको डॉटेड शो किया कि वो उसका हमें कोई गरज ही नहीं है, हमें तो सिर्फ उसने स्टेट्स का स्टेटस बताया जो हमने अपडेट कर लिया। अब कहते हैं कि M complement of this language will contain only one string and that will be the null string, यानी कि इसका कंप्लीमेंट सिर्फ नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम देख लेते हैं कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जितनी भी प्लस स्टेट्स हैं उनको, यानी फाइनल स्टेट्स को नॉन फाइनल कर दिया जाए, ठीक है। तो फाइनल स्टेट्स को नॉन फाइनल कर दिया, तो तीनों फाइनल थी, तीनों को नॉन फाइनल कर दिया। अब कोई भी एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है, इनिशियल तो है, एक्सेप्टिंग कोई भी नहीं है। जब कोई भी एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं होती तो इसका मतलब नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता, और यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, नल स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। इस लैंग्वेज के अंदर नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता, ठीक है। उम्मीद है कुछ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 फिर इंटरनेट का इशू, अच्छा M लैंग्वेज है, ये प्राइम लैंग्वेज है, ठीक है। A की लेंथ हमेशा प्राइम होगी और दूसरी है A पावर N, ये हमारे पास एक रेगुलर लैंग्वेज है। इनका इंटरसेक्शन रेगुलर है कि नहीं हम देख लेते हैं इसको। देखें हमारे पास एक लैंग्वेज है L,
ठीक है, जिसको हमने ए पावर एन से डिनोट किया। एन की पावर अब 0 भी हो सकती है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इसका मतलब इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन को हम ए स्टार के तौर पे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ए पावर 0, ए पावर 1, ए पावर 2, ए पावर 3, ए पावर 4 अप टू इन्फिनिटी, और रेगुलर एक्सप्रेशन इसकी ए स्टार है। इसका मतलब एल तो हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज है। दूसरी लैंग्वेज हमारे पास प्राइम, तो उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं? प्राइम नंबर 2 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी जाते हैं। अगर हम इन दोनों लैंग्वेजेस को कंपेयर करें तो देखें, नीचे वाली जो लैंग्वेज है एम प्राइम वाली, वो ऊपर वाली लैंग्वेज का एक सबसेट है। एम के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब एल के अंदर मौजूद हैं। तो चूंकि एम के सारे एम सबसेट है एल का, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन एम ही आएगा, कॉमन इन दोनों में यही होगा। और एम हमें पता है कि प्राइम नंबर की जो लैंग्वेजेस है वो नॉन रेगुलर है। इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन के बाद खुद चूँकि एम ही आ रहा है तो वो नॉन रेगुलर होगा। तो एम इंटरसेक्शन एल इज़ रेगुलर, इट इज़ फॉल्स, इट इज़ नॉन रेगुलर। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसी से मिलता जुलता सवाल है। ठीक है, सवाल ये है कि अगर लैंग्वेजेस यही रहें लेकिन इनका यूनियन ले लें तो फिर क्या वो रेगुलर रहेगा? तो हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये एल है जो रेगुलर लैंग्वेज है, ये हमारे पास एम है जो कि हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। हमें पता है ये सबसेट है। जब सबसेट होते हैं तो इनका यूनियन हमेशा सुपर सेट के इक्वल होता है, एंड दैट इज़ एल। एम यूनियन एल इज़ द लैंग्वेज एल। इन दोनों का यूनियन, क्योंकि सारे का सारा इसके अंदर पहले से मौजूद है, तो यूनियन इनका एल ही होगा। और एल हमें पता है कि रेगुलर लैंग्वेज है, तो इस केस में एम यूनियन एल इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज। इसको होना चाहिए था, तो आंसर इसका आएगा ट्रू। ठीक है। अब हमारा आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन ये है कि इफ़ एम इज़ इक्वल टू ए एन बी एन विच इज़ अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज एंड एल इज़ एनी फाइनाइट लैंग्वेज, तो फाइनाइट लैंग्वेज है तो एल रेगुलर होगा। तो कहते हैं कि अगर एम ए एन बी एन है और एल कोई भी फाइनाइट लैंग्वेज हो तो एम प्लस एल रेगुलर होना चाहिए। तो देखें, ये या तो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो हमें ये देखना है कि हर फाइनाइट लैंग्वेज का अगर यूनियन लिया जाए इस सेट के साथ तो वो रेगुलर होगा। और दूसरा चीज़ ये कि अगर ये फॉल्स है तो हमें ये प्रूव करना है कि नहीं, कोई ऐसी फाइनाइट लैंग्वेज भी है, कोई एक एग्जांपल भी काफ़ी है। काउंटर जब हम प्रूफ बाय एग्जांपल करते हैं और हमें काउंटर एग्जांपल देनी होती है स्टेटमेंट की, तो हमें कोई एक एग्जांपल भी काफ़ी होती है प्रूफ के लिए। आपने डिस्क्रीट मैथ्स में प्रूफ के टॉपिक में पढ़ा होगा कि प्रूफ बाय एग्जांपल के अंदर एक एग्जांपल भी, एक काउंटर एग्जांपल आप पेश करते हैं तो आपका क्लेम प्रूव हो जाता है, आप अगले के स्टेटमेंट को डिनाई कर सकते हैं। तो अगर हम कोई एक फाइनाइट लैंग्वेज ऐसी बता दें जिसका यूनियन हम इस लैंग्वेज के साथ ले सकें और आंसर इसका रेगुलर ना आए, नॉन रेगुलर रहे, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू नहीं रहेगी, ये एक रूल नहीं बन सकता। ठीक है, हम देख लेते हैं उसको। ये हमारे पास लैंग्वेज है ए एन बी एन, ये नॉन रेगुलर है। हमें कोई एक लैंग्वेज ऐसी बतानी है एल जो कि फाइनाइट हो, और जाहिर बात है फाइनाइट लैंग्वेज रेगुलर होती हैं। तो हम एक एग्जांपल हमने ढूंढ लिया कि एल स्टैंड, या अगर एल ए बी है, ठीक है, यानी एल एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है ए बी, तो इन दोनों का जब आप यूनियन लेंगे तो ए बी तो पहले से इसके अंदर है, ये सुपर सेट है, इन दोनों का यूनियन खुद यही एम ही आएगा जो कि एक नॉन रेगुलर है। इसका मतलब इनका यूनियन नॉन रेगुलर हो सकता है, जबकि हमें स्टेटमेंट में कह रहा है कि नहीं, इनका यूनियन रेगुलर होता है। हमने कहा कि हम एक एग्जांपल दे देते हैं जहां इनका यूनियन नॉन रेगुलर आ रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हो गए बच्चों। ठीक है, आसान से क्वेश्चन थे, कोई इतना ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी। ठीक है, क्विज़ की तो आइंदा के लिए कोशिश करें थोड़ा सा अटेंटिव रहें, ख़ास तौर पे उन क्वेश्चंस के लिए जिनके अंदर ज़ाहिर बड़े सिंपल से होते हैं। और मेरा तो सच्ची बात है ख्याल यही था कि मैंने जो ऊपर लिख दिया है 0, ये जो लिखा है मैंने ऊपर कि m स्टैंड्स फॉर m इज इक्वल टू 1 to 999 और n इज इक्वल टू m, तो ये क्योंकि क्वेश्चन शुरू ही इससे हो रहा है तो शुरू में ही बच्चों को आ जाएगा कि ये सेट तो फाइनाइट है, तो बस बात ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना। और वैसे भी ओपन एंडेड था क्विज़, आप स्लाइड्स आपके सामने थी, आपको पता था कि इन्फिनिटी टेस्ट। अब देखिए इन्फिनिटी टेस्ट में लिखा हुआ है एल इज़ इनफाइनाइट, हाउ कैन एल बी इनफाइनाइट, जब n डिपेंड कर रहा है m के ऊपर और m फाइनाइट है,
ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से मेरा यही ख्याल था कि ये सबसे इजी क्वेश्चन होगा और इसमें किसी किस्म का कोई मसला होगा नहीं बच्चों को। बहरहाल आइंदा के लिए बच्चों एहतियात करो इसके लिए। अच्छा, इसमें था कि मार्किंग के दरमियान मैंने देखा और एक दो बच्चों ने भी वो इंडिकेट किया कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर की मार्किंग ऊपर नीचे हो गई थी। मतलब अगर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है तो जल्दी में ऑप्शन नंबर 4 को मैंने करेक्ट लिख दिया था, जिसकी वजह से कुछ बच्चों के नंबर कम आ रहे थे, तो वो मैंने एडजस्ट कर दिए हैं। तो अब ये जो अभी मार्किंग है मौजूद, ये फाइनल मार्किंग है और सारे के अगर कुछ आंसर उसमें जिनके गलत थे वो, यानी आंसर तो सारे मौजूद थे ऑप्शंस, लेकिन गलत ऑप्शंस को मार्क्स जो है ना करेक्ट किया हुआ था, वो सारे दुरुस्त की हो चुकी है। तो अब अपने मार्क्स को दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें।